आपकी है पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइव बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान, मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए। आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत के इतिहास में कुछ पल ऐसे हैं जो सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत बन जाते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षण था महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। एक ऐसा वीर जिसने न सिर्फ शक्तिशाली मुगलों को चुनौती दी बल्कि अपने साहस, रणनीति और अदम्य इच्छा शक्ति से मराठा साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका राज्याभिषेक केवल एक शाही रस्म नहीं था, बल्कि उस समय के सामाजिक और राजनीतिक हालात का एक साहसिक जवाब भी था। तो आखिर क्या थी वो परिस्थितियां, वो दिलचस्प तथ्य और अनसुनी कहानियां जो इस राज्याभिषेक को इतना खास बनाती हैं? आइए इस इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की पूरी कहानी इस वीडियो के जरिए। एक ऐसी भूमि जहां पर आजादी सिर्फ एक मजाक था, हमारे महान हिंदू धर्म का खंडन हो रहा था, हमारी संस्कृति मर रही थी और हमारी पवित्र गाय माता का कटना सिर्फ एक आम बात था। और फिर जब हमारी माटी पीड़ा कर रो कर कहती है, हे शिवबा, अब और कितनी चोटें सहूं मैं, मेरा आंचल खून से लाल हो चुका है, मेरी बेटियां आबरू की भीख मांग रही है, क्या तू ये नहीं देख रहा? उठ मेरे लाल, तेरी तलवार को फिर से न्याय की ज्वाला बनना है, तेरी हुंकार से दुश्मनों की नींव हिलानी है, तेरे कदमों से फिर से स्वराज की राह बनानी है। मैं तेरी धरती हूं, मैं तेरी मां हूं शिवबा, अब और नहीं सह सकती, उठ, क्योंकि अब तेरे बिना ये भारत मां अधूरी है। फिर उन सह्याद्री की पहाड़ियों को चीरते हुए, उस गगन को भेदते हुए जन्म लेता है एक ऐसा धगधगता सूर्य जिसने हिंदवी स्वराज्य की ज्योत लगाई और जिसे हम कहते हैं राजश्री शिवाजी राजे। महाराज के जीवन का सबसे बड़ा दिन यानी कि उनका राज्याभिषेक, क्योंकि उसी दिन पर महाराज के हिंदवी स्वराज्य बनाने का सपना पूरा हुआ और उस पवित्र रायगढ़ की भूमि पर वैदिक मंत्रों से हवा को शुद्ध किया गया। शंखनाद और शहनाई की आवाज से मानो पूरा रायगढ़ हिल गया हो। सभी की आंखों में आंसू थे, सभी की आंखों में हर्ष और उल्लास था, क्योंकि महाराज किसी इतिहास के पन्नों पे नहीं बल्कि साक्षात उनके सामने थे। और उसी दिन पर वो माँ भवानी का बेटा शिवाजी से छत्रपति शिवाजी महाराज बनने जा रहा था। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको सैर करवाता हूँ भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक दिन की जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने सदियों से चलती आ रही गुलामी की जंजीरों को पिघलाकर महान हिंदवी स्वराज्य की स्थापना कर दी और उन्होंने उस दिन बता दिया कि भारत के गौरव का आज पुनर्जन्म हो चुका है। हर साल हजारों लाखों लोग आते हैं श्रीमान रायगढ़ के किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का अनुभव करने। लेकिन जो असली राज्याभिषेक था, जो कि आज से 350 साल पहले रायगढ़ के किले पर हुआ, तो उसके बारे में आज हम हमारे वीडियो में चर्चा करेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो का जो मुख्य सोर्स है वो है श्री गजानन भास्कर महेंद्र जी की किताब शिवाजी हिज लाइफ एंड टाइम्स और गुरु प्रसाद कानिटकर और पराग पिंपड़खरे जी की किताब श्री शिव राज्याभिषेक द एमेंसिपेशन ऑफ अ नेशन। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने आखिर क्यों अपने जीवन के 44 इयर्स के बाद अपना राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि वो राजा तो पहले से ही थे, तो आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने इतने सालों बाद ऑफिशियली अपना राज्याभिषेक करवाया। भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत ही छोटी आयु से ही राज्य करना शुरू कर दिया था और उनके जो लोग थे यानी कि उनकी जो प्रजा थी, उन्होंने भी एज अ राजा के रूप में महाराज को मान लिया था। लेकिन फिर भी महाराज के पास एक ऑफिशियल राजा का टाइटल नहीं था और इसी कारण की वजह से बाकी सारे जो राजा थे यानी कि मुगल्स, आदिलशाही, ब्रिटिश, डच, पोर्चुगीज, ये सारे जो लोग थे वो छत्रपति शिवाजी महाराज को सिर्फ एक बागी मानते थे।
यानी कि सिर्फ एक रीजनल मूवमेंट, और उन्हें सब लुटेरा कहते थे क्योंकि वो अपने दुश्मनों के शहर उजाड़ देते थे। हम सब ये बात को जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बाकी राजाओं के कंपैरिजन में एक बहुत ही महान राजा थे, लेकिन फिर भी उस समय में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि दूसरे राजाओं के कंपैरिजन में आने के लिए अपना राज्याभिषेक करवाना बहुत ही जरूरी था। और एक कारण वो भी था कि जो बाकी के मराठास थे, जो कि मुगलों की और आदिलशाही की चाकरी किया करते थे, उनके लिए महाराज सिर्फ एक बागी थे। उनकी आंखों में महाराज के लिए बहुत ही जलन थी, क्योंकि एक बहुत ही छोटी सी आयु से महाराज ने अपने आप को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया था। तो उन सब के मुंह बंद करवाने के लिए महाराज को अपना राज्याभिषेक करवाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि एक बार महाराज को राजा का टाइटल मिल गया, फिर पूरे भारत को उनकी सॉवरेनिटी स्वीकार करनी ही पड़ेगी। और अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए भी उनका राज्याभिषेक करवाना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि उन्हें भी ये लगना चाहिए कि हम एक महान छत्रपति की छत्रछाया के नीचे रहते हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से महाराज ने अपना राज्याभिषेक करवाना उचित समझा। फिर महाराज ने राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी। फिर नारायण शेनवी नाम का ब्रिटिशों का एक अधिकारी जब महाराज से मिलने रायगढ़ के किले पर आया, तो उसने वहां पर जो कुछ भी देखा उसके बारे में उसने एक पत्र ब्रिटिशों को लिखा। उस पत्र में नारायण शेनवी ने यह लिखा कि महाराज का राज्याभिषेक अगले महीने हो रहा है, यानी कि जून में हो रहा है। उसके लिए रायगढ़ के किले पर बहुत ही जोरों से तैयारियां शुरू है और अपने आप के लिए एक बहुत ही भव्य सिंहासन वो बना रहे हैं, जिसमें सोने का और हीरे जवाहरातों का काम चल रहा है। उनके राज्याभिषेक के लिए खास वाराणसी से एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण को बुलाया गया। उनका नाम था गागा भट्ट, और उनके बारे में वासी बेंद्रे जी अपनी किताब में लिखते हैं कि गागा भट्ट जी और छत्रपति शिवाजी महाराज एक दूसरे को अपने राज्याभिषेक में नहीं मिले थे, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते थे। और सिर्फ गागा भट्ट जी नहीं, बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की विधियां करवाने कुल 11,000 ब्राह्मण आए थे, और उनके परिवारों के साथ कुल आंकड़ा था 50,000। और गागा भट्ट जी ने दूसरे ब्राह्मणों को ये ऑर्डर्स दिए थे कि अपने साथ सप्त पवित्र नदियों का और दूसरी बड़ी नदियों का और समुद्र का पानी लाने। तो अब बात करते हैं राज्याभिषेक की विधियों की। अब हमें तो यही लगता है कि उनका राज्याभिषेक हुआ 6 जून 1674 को। तो ये सिर्फ एक ही दिन का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि उसकी जो विधियां होती है वो बहुत दिन पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो इन सारी विधियों के बारे में सिर्फ 2 ही लोगों ने लिखा है। एक है ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकारी जिसका नाम था हेनरी ऑक्जेंडन, जो कि रायगढ़ के किले पर उस दिन उपस्थित था, और दूसरे है खुद गागा भट्ट जी, जिन्होंने राज्याभिषेक के बाद एक पोथी लिखी, यानी कि एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जिसका नाम है गागा भट्ट कृत श्री शिव राज्याभिषेक प्रयोगः। तो 12 मई 1674 यानी कि राज्याभिषेक के ऑलमोस्ट 1 महीने पहले छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ के किले से प्रतापगढ़ की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि प्रतापगढ़ पर उनकी कुल देवी यानी कि माँ तुळजा भवानी देवी जी का मंदिर है, और राज्याभिषेक से पहले वो उनके आशीर्वाद लेने के लिए प्रतापगढ़ के किले की ओर जाते हैं। और माँ भवानी देवी जी के मंदिर को उन्होंने एक बहुत ही बड़ी सोने की छतरी दान में दी, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। फिर जब 21 मई को महाराज प्रतापगढ़ से रायगढ़ पर वापस आते हैं, फिर उसके थोड़े दिन बाद उनकी राज्याभिषेक की सारी विधियां शुरू होती है। 29 मई 1674 इस दिन पर महाराज की मौंजी बंदना और उनकी तुड़ा हुई। मौंजी बंदना यानी कि शुद्धिकरण करना, और उसके बाद महाराज की थ्रेड सेरेमनी हुई, और तुड़ा यानी कि तराजू के एक साइड पर महाराज को बिठाया और दूसरे साइड पर उनके वजन के जितने सोने के सिक्के रखे गए, और सोने के सिक्कों का जो आंकड़ा था वो था 16,000 होन। होन यानी कि सोने के सिक्के। 30 मई को महाराज ने अपनी सारी रानियों से पुनः विवाह किया, यानी कि वापस से शादी की, क्योंकि राज्याभिषेक के पहले यह विधि होती है कि नई लाइफ शुरू करने से पहले आपको वापस विवाह करना पड़ता है। तो महाराज ने अपनी सारी रानियों के साथ वापस विवाह किए। 31 मई को ऐन्द्री शांति विधि और ऐशन यज्ञ किया गया। ऐन्द्री शांति विधि यानी कि भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हम जो विधि करते हैं उसको ऐन्द्री शांति विधि कहते हैं। 1 जून को ग्रह यज्ञ और नक्षत्र होम किया गया, यानी कि ग्रहों की और नक्षत्रों की पूजा की गई। 2 जून को कोई भी विधि नहीं हुई, लेकिन 3 जून को नक्षत्र यज्ञ किया गया। फिर 4 जून को निवृत्ति यज्ञ किया गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि महाराज जब सिंहासन पर बैठे, यानी कि 6 जून की सुबह को, उसकी पहली रात यानी कि 5 जून की आधी रात से ही उनकी सारी विधियां शुरू हो चुकी थी। फिर महाराज एक बड़े से सुंदर घोड़े के ऊपर बैठकर देव दर्शन करने के लिए गए, यानी कि रायगढ़ पर जितने भी मंदिर है, यानी कि जगदीश्वर महादेव, व्याडेश्वर महादेव और शिरकाई देवी मंदिर, इन सभी के दर्शन करने के बाद महाराज जब वापस अपने दरबार में आ रहे थे, तब उनके लिए एक बड़ा सा हाथी खड़ा था, जिसको सजाकर और उसके ऊपर एक बड़ी सी अंबारी लगी हुई थी। उसके ऊपर बैठकर महाराज अपने दरबार में आए। आप उस पल को इमेजिन कीजिए कि महाराज उस हाथी की अंबारी में बैठे हुए हैं और उनके पीछे उनके पेशवा यानी कि मोरोपंत बैठे हुए हैं, और महावत के रूप में उनके सर सेनापति यानी कि सर लश्कर हम्बीरराव मोहित है, और सारे लोग बहुत ही हर्ष और उल्लास में, फूलों की वृष्टि हो रही है,
शहनाइयां बज रही है, ढोल बज रहे, ताशे बज रहे और सारे लोग नाच रहे और पूरा रायगढ़ झूम उठा है। और ऐसे महाराज अपने दरबार की ओर आते हैं। सभी की आंखों में सिर्फ एक ही उत्साह, एक ही राह थी कि अब के कुछ ही पलों में मेरा राजा उस सिंहासन पर बैठकर छत्रपति बन जाएगा और हम सब उसे झुककर मुजरा करेंगे। फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन 6 जून 1674 सुबह 7 और 8 के बीच में ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी रायगढ़ का किला। महाराज अपने दरबार में प्रवेश करते हैं और उनके आजू बाजू उनके अष्टप्रधान के मंत्री चल रहे और उनके आगे उनके सर सेनापति सर लश्कर हम्बीरराव मोहिते चल रहे। महाराज के एक हाथ में शिव धनुष है और दूसरे हाथ में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और महाराज धीरे धीरे अपने सिंहासन की ओर बढ़ रहे हैं। फिर एक पल रुक के महाराज ने अपने उस बड़े से सिंहासन को देखा, सोने से बना हुआ, हीरे जवाहरात से भरा हुआ उस अष्टखाम के सिंहासन को देखा। फिर उन्होंने अपने मावड़ों को याद किया, जिन मावड़ों ने इस सिंहासन को बनने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। फिर उन्होंने उस सिंहासन के पास जाकर उस पवित्र सिंहासन को नमस्कार किया। फिर फाइनली शिवाजी राजे उस सिंहासन पर विराजे। फिर महाराज का अष्टप्रधान मंडल यानी कि उनके 8 मंत्री उस सिंहासन के 8 पिलर्स के पास आकर खड़े हो गए। फिर उनके दरबार में वो गूंज उठी, आस्ते कदम, आस्ते कदम, आस्ते कदम। महाराज गणपति, गजश्वपति, भूपति, प्रजापति, सुवर्ण रत्न श्रीपति, अष्टवधान जागृत, अष्टप्रधान वेष्टित, न्यायालंकार मंडित, शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत, राजनीति धुरंधर, प्रौढ़ प्रताप पुरंदर, क्षत्रिय कुलावतंस, सिंहासनाधीश्वर, महाराजाधिराज, राजा शिव छत्रपति महाराजांचा विजय असो। लोगों की खुशी की कोई भी सीमा नहीं थी, क्योंकि उस दिन राज श्री शिवाजी राजे छत्रपति शिवाजी महाराज बन चुके थे। ये सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना थी। इतने सालों की गुलामी, अत्याचार, युद्धों, धोखों के बाद फाइनली एक हिंदू राजा ने सक्सेसफुली अपना एक स्वतंत्र राज्य निर्माण किया। इस घटना ने सभी भारतीयों के मन में इतनी प्रेरणा भर दी कि हर एक इंसान स्वराज्य खड़ा कर सकता है। आज भी अगर आप रायगढ़ के किसी भी पत्थर को पूछ के देखोगे तो वो भी आपको बताएगा कि मैंने देखा है महाराज को, मैंने देखा है अपने महाराज को सिंहासन पर बैठते हुए, मैंने देखा है महाराज की चमकती हुई आंखों को, मैंने देखा है महाराज के पराक्रम को। क्योंकि राज्याभिषेक किसी एरा का एंड नहीं था, बल्कि एक लेगेसी की शुरुआत थी। और क्रिएटर्स कॉर्नर में यहाँ पे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त ही फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर, हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यशोदा मैया का वो नटखट लाल, जिसकी बंसी की मधुर धुन पर पूरा संसार झूम उठता है, वही मनमोहक छवि, वही दिव्य एहसास। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास संगीतमय प्रस्तुति। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप और उनकी गोकुल की लीलाओं को समर्पित आगरा और ब्रज की पावन धरती से उभरती ये भावनाओं से भरी प्रस्तुति।
ओ कान्हा इस सोलफुल ड्यूट के माध्यम से कलाकार सीमांत राजौरा ने भक्ति, प्रेम और मासूमियत के उन रंगों को पिरोने की कोशिश की है जो हर दिल को छू जाए। तो आइए इस मधुर सुरों की यात्रा में डूबते हैं और महसूस करते हैं कान्हा के प्रेम और उनकी दिव्य लीलाओं का जादू। बंसी की धुन पर जग ये नाचे, गोकुल का वो प्यारा। यशोदा मैया की आँखों का तू ही राज दुलारा। सांवली सूरत मोहनी मूरत, जग से तू है न्यारा। यमुना के तट पर रास रचाए, मुरली की मीठी तान सुनाए। जो भी सुने वो सुध बुध खोकर बस तेरी धुन में खो जाए। ओ कान्हा, मेरे मन मोहना कान्हा। ओ कान्हा, सबके दुखों को हरना। कान्हा, कान्हा, मेरे मन मोहना कान्हा। तो आस्था के इस वीडियो के बाद अब बात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी खबर की करते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक बड़ा आर्थिक समझौता हुआ। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना और निवेश के नए रास्ते खोलना है। FTA के तहत कई वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क को कम या खत्म किया जाएगा, जिससे दोनों ही देशों के बीच व्यापार और भी आसान हो जाएगा।
लेकिन सवाल ये है कि इसका आम लोगों और बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा और इससे भारत को क्या फायदे मिल सकते हैं। इन्हीं सभी पहलुओं को समझा रही हैं कंटेंट क्रिएटर शिवनी शाह अपने इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इससे इंडिया के 100% गुड्स पर अब जीरो ड्यूटी लगेगी, जिससे टेक्सटाइल, लेदर और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को बड़ी जीत मिली है। साथ ही न्यूजीलैंड अगले 15 सालों में भारत में $20 मिलियन इन्वेस्ट करेगा, जिससे लाखों नई जॉब्स क्रिएट होंगी। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। अब स्टेम ग्रेजुएट्स को 3 साल और पीएचडी वालों को 4 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। साथ ही आयुष डॉक्टर्स, योगा इंस्ट्रक्टर्स और शेफ्स जैसे स्किल्ड वर्कर्स के लिए 5000 नए वीजा के रास्ते खुल गए हैं। हर साल 1000 युवा वर्किंग हॉलिडे वीजा पर न्यूजीलैंड जा पाएंगे। राहत की बात यह है कि हमारे डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर्स पूरी तरह सेफ है। दूध और पनीर जैसे प्रोडक्ट्स को इस डील से बाहर रखा गया है। उल्टा न्यूजीलैंड हमारे फार्मर्स की मदद करेगा ताकि एप्पल और कीवी की क्वालिटी और बेहतर हो सके। तो चाहे आप स्टूडेंट हो या बिजनेसमैन, ये डील सबके लिए खुशियां लाई है। विकसित भारत 2047 की तरफ एक और मजबूत कदम बढ़ा रहे हैं। जय हिंद। आपने कभी ना कभी गट्टे की सब्जी तो जरूर खाई होगी, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? नहीं? तो चलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकता है। वीडियो में बताएंगे कि कैसे राजस्थान की शान और 100 साल पुरानी गट्टे की सब्जी बन गई है यहाँ के लोगों की पहली पसंद। माना जाता है कि युद्ध के दौर में जब सैनिक रेगिस्तान के मरुस्थल में युद्ध लड़ने जाते थे, तब उस दौरान ताज़ी सब्जियां उपलब्ध नहीं होती थी। तब सैनिकों ने बेसन, मसाले और दही से पौष्टिक और भारी सब्जी यानी गट्टे की सब्जी बनाना शुरू किया। सैनिकों को ये सब्जी इतना पसंद आई कि अब युद्ध के मैदान से निकलकर पहले शाही घरों और फिर कालांतर में ये राजस्थान की परंपरा का अहम हिस्सा बन गई। पुराने जमाने में जब दिल्ली पर मुगलों का राज था, तब राजपुताना के किसी न किसी राजा से उनकी ठनती ही रहती थी। ऐसे में होती थी जंग, और इसी जंग के दौरान सैनिकों को अपने घर से दूर रहना पड़ता था। कहते हैं कि उस वक्त पर सैनिकों के पास खाना लिमिटेड होता था और ऊपर से राजस्थान का वो रेगिस्तान, जहां पानी की भी भयंकर कमी थी। अब ऐसे में जंग लड़ने वाले सैनिकों के लिए बनाए तो बनाए क्या, ये मेन टेंशन होता था किचन संभालने वाले रसोइयों का। और दोस्तों, ऐसे में वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते थे। कहते हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने बना दी राजस्थान की सबसे फेमस गट्टे की सब्जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा और राजस्थान के फोर्ट्स, कुजीन, फोक सॉन्ग, फोक डांस से जुड़ी ऐसी ही अनसुनी कहानियां आप तक पहुंचाने के लिए मैंने ये मुहिम शुरू की है। उम्मीद करती हूं कि मेरी इस मुहिम को आप आगे तक लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, पुराने जमाने में होता ये था कि जब मारवाड़ के योद्धा जंग पर जाते थे, तब वो कई कई महीनों तक अपने किलों से दूर रहते थे। मोस्टली इनकी लड़ाइयां होती थी रेगिस्तान में, जहां पानी की कमी के चलते हरी सब्जियां भी पैदा नहीं होती थी। अब ऐसे में इन्हें चाहिए होता था वो खाना जो कई दिनों तक चल सके और बिना गर्म किए भी खाया जा सके। और तब ये लोग बनाते थे जगरे की बाटी, कैर सांगरी की सब्जी और दाल बाटी चूरमा। अब वैसे तो जंग के दौरान सैनिकों के पास खाने पीने के लिमिटेड ही सामान होते थे, लेकिन बेसन, मसाले और घी जैसी चीजों को तो ये साथ ही रखते थे। इसलिए एक दिन कुछ रसोइयों ने मिलकर बेसन और मसाले मिलाकर आटा गूंथा, उन्हें ही गोल गोल काटा और गट्टे बनाए। वो खाने में टाइट ना हो इसलिए उन्हें पानी में उबालकर सॉफ्ट बनाया और इसी से बना दी गट्टे की सब्जी। ये सब्जी खाने में इतनी अच्छी थी कि जंग खत्म होने के बाद इसे रॉयल किचन में शामिल कर लिया गया। सैनिकों के लिए तो ये सिर्फ लहसुन प्याज में बनती थी, लेकिन राजा महाराजाओं की बारी आई तो इसमें मावा और ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग भी की जाने लगी। दोस्तों, आज भी ऐसा ही होता है। गट्टे की सब्जी 2 तरीकों से बनती है। एक सब्जी में सिंपल गट्टे होते हैं जिन्हें लहसुन प्याज की ग्रेवी के साथ और खड़े मसालों के साथ तैयार किया जाता है। अब राजस्थान के घरों में आमतौर पर इसी तरह से ये सब्जी बनती है, जबकि रॉयल पैलेस और होटल में इन गट्टों को सिंपल रखने की बजाय इनमें स्टफिंग की जाती है, ड्राई फ्रूट्स, मावा या फिर पनीर की। इसी तरह राजस्थान के हर फेमस फूड के पीछे कोई ना कोई कहानी छिपी है दोस्तों। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें
8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर, सिर्फ डीडी न्यूज पर।